हाँ, पिछली बार क्या सवाल आया था? चैप्टर नंबर 3, BSDLA 135, हिंदी का प्रयोजन मूलक स्वरूप। ठीक है, तो यहां से सवाल आया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी जहां पर यूज होती है, किन्हीं तीन क्षेत्रों के बारे में हमें बताना था। किन्हीं तीन क्षेत्र जहां पर प्रयोजन मूलक हिंदी है वो यूज होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रटना आपको। ठीक है, ये आना है, कंफर्म है, 110% यही आएगा। इसके अलावा प्रयुक्ति भी याद कर सकते हैं, प्रयुक्ति क्या होती है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रयुक्ति बताता हूं, प्रयुक्ति का मतलब क्या होता है, समझते हैं। प्रयुक्ति का मतलब होता है कि जो भाषा के शब्द जो भाषा के शब्द बार 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 किसी क्षेत्र विषय में प्रयोग होते हैं। प्रयुक्ति पढ़ रहे हैं अपन, BSDLA 135 चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी। तो प्रयुक्ति एक छोटा सा टॉपिक है, इसका मतलब समझते हैं। जो भाषा के शब्द बार बार किसी क्षेत्र जो भाषा के शब्द बार बार किसी क्षेत्र विषय में, सॉरी ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत लिख दी है। जो भाषा के शब्द बार बार किसी विशेष किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, प्रयुक्ति कहते हैं। जैसे कि इतिहास देखो, इतिहास की अलग लैंग्वेज होती है। इतिहास में आप साम्राज्यवाद पढ़ते हो, ठीक है, आप राष्ट्रवाद पढ़ते हो, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है, देश प्रेम, उपनिवेशवाद, ये शब्द पढ़ते हो आप, ठीक है, इतिहास में। तो ऐसे ही अर्थशास्त्र के अलग शब्द होते हैं, राजनीति विज्ञान के अलग शब्द होते हैं, संसद, सरकार, राज्यसभा, लोकसभा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये शब्द है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में यूज होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के अलग वर्ड होते हैं, कुछ कॉमन वर्ड होते हैं। जैसे कि विज्ञान के अलग शब्द होते हैं, भौतिक विज्ञान के अलग होते हैं, राइट, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, प्राणी विज्ञान के अलग होते हैं, वनस्पति शास्त्र के अलग होते हैं। तो हर सब्जेक्ट के, हर विषय क्षेत्र के अलग अलग शब्द शब्द होते हैं, ठीक है। तो प्रयुक्ति किसको कहते हैं, जो भाषा के शब्द बार बार किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो शब्द प्रयुक्ति कहलाते हैं। जैसे कि राष्ट्रवाद प्रयुक्ति शब्द है, साम्राज्यवाद, देश प्रेम, उपनिवेशवाद, ठीक है। तो प्रयुक्ति शब्द का मतलब जान गए क्या है, कि जो भाषा के शब्द किसी एक विशेष सब्जेक्ट के अंदर बार बार आते हैं, किसी एक विशेष विषय अथवा क्षेत्र के अंदर बार बार आते हैं, तो उनको प्रयुक्ति कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रयुक्ति वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, प्रयोजन मूलक। यहां से एक 20 नंबर का या 10 नंबर का कंफर्म सवाल आना है, तो उसी को समझ लेते हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो प्रयोजन मूलक जो शब्द लिखा हुआ आपके सामने, इसका मतलब समझते हैं। यह शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्रयोजन और एक मूलक। प्रयोजन और एक मूलक। प्रयोजन का मतलब होता है भाषा का उद्देश्य, भाषा का उद्देश्य। मूलक का क्या मतलब होता है, आधार या फिर बेस, आधार याद रखो। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या मतलब हो जाएगा, अर्थात किसी विशेष उद्देश्य के लिए। प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी को, प्रयुक्त होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं।
तो प्रयोजन मूलक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोजन और मूलक। प्रयोजन का मतलब भाषा का उद्देश्य और मूलक का मतलब आधार। तो क्या मतलब होगा प्रयोजन मूलक हिंदी का? किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाली या प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी को क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी। तो देखो, आप बैंक के अंदर जाते हो, बैंक का फॉर्म लेते हो, ठीक है, पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा कराने के लिए, तो वहां पर एक अलग प्रकार की हिंदी लिखी होती है, ठीक है। जमा, बचत खाता, बैंक मैनेजर, ठीक है, बैंक की अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है। और आप अगर कोई शॉपिंग मॉल से आप खरीदारी परचेजिंग करते हो तो आपको जो रसीद मिलती है, जो उसको आप रिसिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी अलग भाषा होती है, यानी कि आपने कौन कौन सा सामान लिया है, ठीक है, इनका मूल्य क्या है। और ऐसे ही आप स्कूल के अंदर जाते हो, स्कूल में अलग भाषा बोली जाती है, राइट। धर्म के क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है, विज्ञान के क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। हिंदी अलग अलग है सबके लिए, ठीक है। और आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाओगे तो वहां पर अलग प्रकार की हिंदी यूज होगी। जैसे कि आप किसी बड़े अधिकारी को कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो तो कैसे लिखते हो? सेवा में अधिकारी का नाम और फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखते हो, विभाग का नाम, ठीक है। आप फिर अपनी समस्या बताते हो। तो ऑफिस यानी कि कार्यालय की जो हिंदी होती है वो अलग होती है व्यापार और वाणिज्य की हिंदी से, ठीक है। विज्ञान की जो हिंदी है वो अलग ही रहेगी। जैसे कि आप देखो, रसायन विज्ञान में द्रव्यमान होता है, ठीक है, भार होता है, राइट। ऐसे ही भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, संवेग होता है, गति होती है, वेग होता है, घूर्णन बल होता है भौतिक विज्ञान में। बायोलॉजी के अंदर देखो आप, कोशिका होती है, उत्तक अंग। तो हर क्षेत्र के यानी कि हर सब्जेक्ट की अलग भाषा होती है। तो किसी विशेष उद्देश्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, ठीक है। आ गया सबको समझ में? सब क्षेत्रों में अलग प्रकार की हिंदी यूज ली जाती है उद्देश्य के हिसाब से। तो उद्देश्य के हिसाब से जो हिंदी काम में लेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रयोजन मूलक हिंदी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? अपन अब समझते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी के अलग अलग उपयोग, अलग अलग क्षेत्रों में उसका अलग अलग उपयोग होता है। जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स के एरिया में, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अलग प्रकार की हिंदी होती है। तो इसको मैं ही पढ़ देता हूं और फिर समझते हैं बारी बारी से क्या लिखा गया है। वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इसका संबंध समाज के सभी वर्गों से होता है। दूसरी ओर इसका विस्तार किसी भाषा भाषी क्षेत्र विशेष तक सीमित न होकर अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। हिंदी काफी समय से देश की संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है और इस संपर्क की सर्वाधिक जरूरत व्यापार के क्षेत्र में रही है। इसलिए इस क्षेत्र की शब्दावली और बात कहने का ढंग काफी हद तक परंपरागत है। साथ ही औद्योगिक प्रगति के युग में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में हिंदी में अंग्रेजी शब्दावलियों का भरपूर समावेश है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। देखो, व्यापार और वाणिज्य, समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका पाला कभी ना पड़ा हो व्यापार से वाणिज्य से। दुकान में तो जाते हैं, ठीक है, तो दुकान में जाना, सामान खरीदना और दुकानदार का हमें सामान बेचना, ये सब किस में आएगा? ये सब वाणिज्य के अंदर आएगा, ठीक है। तो व्यापार और वाणिज्य के अंदर आजकल हिंदी है वो काफी प्रयोग में लाई जा रही है, ठीक है। तो व्यापार और वाणिज्य के लिए अलग प्रकार की हिंदी होती है। देखो, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, व्यापार और वाणिज्य की हिंदी, ठीक है, इसका स्वरूप देखते हैं। लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों, ठीक है, में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन के बिल, बीजक, ये बीजक लिखा हुआ है, कोमा रसीद, कोमा केस मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। तो देखो, आज जो हिंदी है वो व्यापार के मामले में मतलब देश के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि गुजरात का व्यापारी अगर दक्षिण भारत के या फिर राजस्थान के व्यापारी को कोई माल बेच रहा है तो वहां पर वो हिंदी प्रयुक्त करता है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय भी, मतलब कि भारत का जो सामान है वो विदेशों में जाता है, और तो इस लेन देन में आयात निर्यात में हिंदी का प्रयोग होता है। देखो, यहाँ पर लिखा लेखाकरण प्रणाली द्वारा, यानी कि हम किसी चीज को अगर लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि दुकानदारी है तो हम क्या हो गए? हम विक्रेता हो गए, सेलर हो गए। और जो खरीदने वाला है वो क्रेता हो जाता है, ठीक है, बायर जिसको अपन कहते हैं। तो जितने भी लेन देन होते हैं, जैसे कि बिल बीजक, बिल बीजक का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? बीजक मतलब क्या होता है? बीजक मतलब होता है इनवॉइस,
ठीक है, इनवॉइस कहते हैं इसको इंग्लिश में। इनवॉइस का मतलब होता है, या बिल बीजक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सामान खरीदा कहीं से, ठीक है, तो उसके अंदर लिखी हुई वस्तुएं रहती है कि आपने ये आइटम्स लिया है, और उनके सामने उसका जो कीमत है वो लिखा होता है। तो आपके सामने जो वो पर्ची सी बना के देता है दुकान वाला, उसको कहते हैं बिल बीजक। ठीक है, समझ गए? बिल इनवॉइस किसको कहते हैं? बिल बीजक। रसीद आप जानते हो। कैश मेमो क्या होता है? देखो, दो बड़े दुकानदार आपस में अगर किसी सामान की खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो एक दूसरे को कैश मेमो देते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें लिखा होता है कि मैं आपको ये सामान इतने रुपए का दे रहा हूं, और इसकी तारीख लिख रहा हूं, आपकी कंपनी का नाम ये है। कैश मेमो उस चीज को कहते हैं, यानी कि क्रेता और विक्रेता, सॉरी, कैश मेमो क्या होता है? जब एक तो बहुत बड़ा एक व्यापारी जब किसी छोटे व्यापारी को कोई सामान देता है, ठीक है, तो एक पर्ची बना के देता है। उस पर्ची में लिखा होता है कि मैंने आपको फलानी तारीख को ये सामान दिया, इसकी कीमत ये है। तो उसको कहते हैं कैश मेमो, राइट, कैश मेमो। तो ये सब कैश मेमो क्यों यूज की जाती है? क्योंकि अगर बाई चांस दुकानदार ने गलत तारीख लिख दिया, गलत कीमत लिख दिया, तो फिर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो व्यापार और वाणिज्य के अंदर में आप देखो, बिल बीजक ये अलग प्रकार की हिंदी है, आप इसको डेली लाइफ में नहीं बोलते हो। आपने शायद पहली बार सुना होगा बिल बीजक क्या होता है, लेकिन जो दुकानदार होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि उनका सामना होता रहता है बिल बीजक से, रसीद से, केस मेमो से। ठीक है, ऐसे शब्दों से उनका आमना सामना होता है। ठीक है, और देखो, किसी भी समाचार पत्र में, यानी कि कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो इस तरह का होता है न्यूज़पेपर। देखो, उसमें व्यापार और वाणिज्य से संबंधित सूचनाएं कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि सोने की कीमतों में भारी उछाल। ये जो अखबार है, इस अखबार का नाम है अमर उजाला, जो कि 4 अक्टूबर को दिल्ली से पब्लिश किया गया था। उसमें क्या लिखा था? शेयरों में गिरावट और रुपये में कमजोरी के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से सोने की मांग बढ़ने से सराफा बाजार। सराफा बाजार का क्या मतलब होता है? जहां पर गहनों का काम होता है, बेचने का और बनाने का काम, ज्वेलरी से रिलेटेड, उसको सराफा मार्केट या सराफा बाजार कहते हैं। तो सराफा बाजार में 555 रुपये सोना महंगा हो गया, और 10 ग्राम सोने का जो कीमत है वो 32,030 रुपये पहुंच गया है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से लिवाली बढ़ाए जाने के कारण। लिवाली एक प्रकार की स्थिति होती है, लिवाली, लीवाली, लिवाली, नोट दिवाली, लिवाली। लिवाली का मतलब होता है जब मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो पैसा है वो फ्लो होता है, काफी पैसा मार्केट के अंदर आता है, उसको अपन लिवाली कहते हैं। तो काफी सारा पैसा मार्केट के अंदर आ गया, तो चांदी भी महंगी हो गई, 450 रुपये। और अब 1 किलो चांदी की कीमत है वो सराफा बाजार में 39,400 रुपये की बिक रही है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखाता हूँ, ये सिर्फ व्यापार और वाणिज्य के अंदर ही इस्तेमाल किए जाते हैं, डेली लाइफ में नहीं करते इनको, जैसे कि लिवाली, सराफा बाजार, ठीक है, और शेयरों में गिरावट, ठीक है, रुपये में कमजोरी। रुपये में कमजोरी, शरीर में कमजोरी तो अपन पढ़ते हैं, लेकिन रुपये में कमजोरी करने का क्या मतलब? कि रुपये गिर रहा है, रुपये की जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले कम हो रही है। जैसे कि 1 डॉलर है वो 82 रुपये के बराबर है, तो फिर 1 डॉलर, रुपये जब गिरेगा तो 1 डॉलर 90 रुपये या फिर 100 रुपये के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो पैसा है वो कमजोर हो चुका है। तो आपको इस तरह की जो भाषा है वो सिर्फ वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो यही प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य है, कि मतलब किसी भी एक क्षेत्र विशेष में कुछ निश्चित शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उसी को हिंदी को क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी। और दोस्तों, इंग्लिश में इसको फंक्शनल हिंदी भी कहते हैं, फंक्शनल हिंदी। इसको पढ़ के देखते हैं। देखो, विज्ञान के क्षेत्र में और तकनीकी के क्षेत्र में जो हिंदी के शब्द प्रयोग होते हैं वो दैनिक जीवन में नहीं होते हैं। देखो, मुगलों के टाइम पर जो साइंस का जो काम था, साइंस और टेक्नोलॉजी, मुगलों के समय पर, यानी कि हम बात करें 1526 से लेकर के लगभग 1750 तक, भारत के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में कोई आविष्कार नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये जो मुगल थे ये साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना ज्यादा नहीं रखते थे। ठीक है, लेकिन जो अगर एंशियंट में टाइम्स में चले जाएं, भारत के प्राचीन समय में चले जाएं, तो काफी सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, इन्होंने अनुसंधान किया था। लेकिन आधुनिक काल में मुगलों के टाइम पर इतना ज्यादा विज्ञान का आविष्कार नहीं हो पाया, खोजे नहीं हुई। और फिर आधुनिक समय में, यानी कि 1800 ईस्वी के बाद में देखते हैं तो भारत में भी कुछ वैज्ञानिक प्रगति है वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो जैसे ही विज्ञान का प्रसार प्रसार भारत के अंदर होता है, तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन,
ये केमिस्ट्री का एक वर्ड है। नाइट्रोजन ये भी गैस है। कैलोरी, कैलोरी मतलब ऊर्जा से रिलेटेड एक वर्ड है कैलोरी, राइट। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैलोरी ये सब वैज्ञानिक शब्द है। रसायन शास्त्र जैसे जिसको आप केमिस्ट्री कहते हो, रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन शास्त्र का मूलभूत नियम कहता है कि रासायनिक पदार्थ की उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक सी रहती है, ठीक है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो अपने शुद्ध रूप में भी हाइड्रोजन ही रहेगा। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात कितना रहता है? इनका अनुपात रहता है 2:10, यूज नहीं होते हैं। तो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, इनमें कुछ हिंदी के विशिष्ट शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राइट। ऐसे ही कार्यालय हिंदी यानी कि ऑफिस के अंदर अलग टाइप की हिंदी वो यूज में ली जाती है, ठीक है। कार्यालय में, ऑफिस में जब जाना होता है तब हम कुछ एक निश्चित शब्द प्रयोग करते हैं। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से है। प्रशासन का क्षेत्र चूंकि सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय के कामकाज से संबंधित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी कहा जाता है। हिंदी का यह रूप वस्तुतः आजादी के बाद ही विकसित हुआ है। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया था, ठीक है। देखो आजादी से पहले जितने भी कार्यालय थे उनके अंदर या तो उर्दू यूज होती थी, ठीक है, या फिर अंग्रेजी यूज होती थी। अंग्रेजों के टाइम पर ऑफिस में या तो उर्दू यूज होती थी या फिर अंग्रेजी यूज होती थी। हिंदी का बहुत कम स्थान था, ठीक है। तो अगर किसी लैंग्वेज को अपन ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो उस लैंग्वेज के विलुप्त होने की संभावनाएं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही जब आजाद हुए तो भारत सरकार के विशेष प्रयासों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, यानी कि एक विशेष प्रकार की भाषा, ज्यादा से ज्यादा राज्य इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सरकार के ऑफिसों में अब हिंदी का इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। ऑफिस के अंदर हिंदी है वो थोड़ी अलग तरह की इस्तेमाल की जाती है, राइट। तो देखते हैं कौन कैसी हिंदी होती है कार्यालय के अंदर। जैसे कि आपके सामने ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। ऊपर लिखी है संख्या, देखो ऊपर क्या लिखा है? संख्या लिखा है। संख्या कौन से नंबर का ये आपको लेटर भेज रहे हैं? देखो एक अधिकारी है जिसका नाम है एहसान मिश्रा। एहसान मिश्रा ये कौन सी नौकरी करता है? सहायक नियंत्रक कोमा आयात तथा निर्यात, यानी कि ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई अधिकारी है, सामान के आने और जाने की सूचना रखता है। तो देखो ये अपने बड़े अधिकारी को कैसे पत्र लिखेगा? एहसान मिश्रा, ठीक है, किसको पत्र लिख रहा है? मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक का कार्यालय भारत सरकार, ठीक है। तो ऑफिस की लैंग्वेज कैसी होती है पढ़ के देखते हैं। सेवा में, सेवा में अवर सचिव, अवर सचिव का मतलब होता है अपर सचिव, ठीक है। अपर सचिव, सचिव एक प्रशासनिक पद होता है, ठीक है। आप ये मानो कि मोस्ट सीनियर ऑफिसर, ऐसा आईएएस ऑफिसर जो कि सीनियर पोस्ट पे रहता है उसको अपर सचिव या अवर सचिव उसको हिंदी में कहते हैं। नीचे क्या लिखा? महोदय, उपयुक्त विषय पर मुझे आपके पत्र से दिनांक को पावती। देखो डेली लाइफ में इस शब्द का यूज करते हो आप, पावती का क्या मतलब होता है? पावती का मतलब होता है कि जब सूचना या फिर कोई वस्तु दूसरे को प्राप्त हो जाती है तो उसको जब हम बताते हैं कि आपके पास में ये सूचना अथवा ये वस्तु प्राप्त हो चुकी है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पावती कहते हैं। समझ गए? जब सामने वाले को किसी वस्तु की अथवा किसी सूचना की प्राप्ति हो जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पावती कहते हैं, राइट। तो जो पावती शब्द ये कार्यालय की हिंदी में यूज होता है, सिर्फ डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। यह सूचित करने का निर्देश दिया हुआ कि मामला अभी विचाराधीन है, आवश्यक निर्णय ले लिए जाने पर आपको शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा। तो एहसान मिश्र वो कह रहा है कि सामान अभी तक हमें मतलब पहुंचा नहीं है, ठीक है, ये मामला विचाराधीन है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मामला विचाराधीन है, ठीक है। पावती और भवदीय, देखो नीचे क्या लिखा है? भवदीय मतलब कि भवदीय का मतलब होता है एक रिस्पेक्टफुल, एक मतलब सम्मान की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, भवदीय उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब अच्छी भावना से युक्त होकर
एस एन मिश्रा जी है अपनी बातें, वो भारत सरकार के मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक को बोल रहे हैं। ठीक है, तो भवदीय मामला विचाराधीन है, पावती, ठीक है, ये शब्द है, ये कार्यालय के हिंदी में यूज होते हैं। और यहाँ पर अवर सचिव भी यूज हुआ है। अवर सचिव का मतलब होता है अपर सचिव। किसी भी एक सरकारी विभाग के अंदर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, अपर सचिव। ठीक है, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अपर सचिव। ठीक है, बड़ा सरकारी अधिकारी होता है। तो दोस्तों ये एक प्रशासन की लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पर कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई है? कार्यालय की हिंदी। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त आपने यह भी गौर किया होगा कि यहाँ वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास का मतलब वाक्य की संरचना में कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्ता पर विशेष बल दिया जाता है वो कृतवाच्य कहलाता है। तो कर्ता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जैसे कि भारत सरकार का मुख्य आयात नियंत्रक, नीचे भी देखो एस एन मिश्रा, तो यहां पर कर्ता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो कृतवाच्य का ज्यादा यूज होता है कार्यालय हिंदी में। और नीचे लिखा हुआ है कर्मवाच्य का भी प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्म पर ज्यादा जोर दिया जाता है, उसको कर्मवाच्य भी कहते हैं। ठीक है, तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों का प्रयोग यहां पर हुआ है कार्यालय हिंदी में। ओके, विधि के क्षेत्र में हिंदी देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अदालती कामकाज सिर्फ फारसी के स्थान पर हिंदी के आदेश दिए गए थे, लेकिन व्यवहार में कचहरियों में, देखो जब मुगलों का शासन समाप्त हुआ और अंग्रेजों का टाइम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तब ये आदेश दिए गए कि जहां पर भी फारसी भाषा चलती है मुगलों के टाइम, तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी जो शब्द का प्रयोग है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसमें भी विशिष्ट शब्दावली होती है, जैसे कि राजनीति विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का क्या मतलब है? इसके अंदर समाज से रिलेटेड विज्ञान आते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान, इतिहास इसके अंदर आता है, समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान में आता है, अर्थशास्त्र भी आता है और इतिहास भी आता है। ठीक है, वो सामाजिक विषय आते हैं। ठीक है, विज्ञान के विषय कौन कौन से आपसे कोई पूछे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, ये सब कैसे हैं? ये विज्ञान के सब्जेक्ट हैं। और सामाजिक विज्ञान के कौन से सब्जेक्ट हैं? राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास। तो दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वर्ड हिंदी के होते हैं। जैसे कि इतिहास के शब्द कुछ पढ़ के देखते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्र संघर्ष का वैचारिक आधार प्रदान किया और साम्राज्यवाद के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राष्ट्रवाद ने अपना ध्यान बाह्य पक्ष अर्थात भारत के साम्राज्यवादी शोषण पर केंद्रित किया और आंतरिक पक्ष अर्थात भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष और वर्ग शोषण को कम ध्यान दिया। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आप इतना ध्यान रखो कि इतिहास के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है, और साम्राज्यवादी शोषण, राइट, और वर्ग शोषण, ये सब इतिहास के अंदर शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, जो कि दैनिक जीवन में अपन प्रयोग में नहीं लाते हैं। अगर ये पैराग्राफ नहीं याद रहते हैं इस तरह के, तो आप ये शब्द ध्यान दे लेना, रट लेना इनको। ठीक है, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, इतिहास लेखन, स्वतंत्रता संघर्ष, वर्ग शोषण। ठीक है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे इससे, आप अच्छे से लिखे आना। ठीक है, देखो और पढ़ लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में और कौन से शब्द यूज होते हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, वर्ग शोषण, इन शब्दों को अपन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना आपको लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं संचार माध्यमों में हिंदी। देखो संचार माध्यम का मतलब है कि सूचना किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, यानी कि अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आपका टेलीविजन आ जाएगा, इसमें मोबाइल आ जाएगा, राइट। तो पहले माध्यम के अंतर्गत यानी कि पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत पत्र, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं आती हैं। ठीक है, देखो यहां पर सीधा सा क्या मतलब है कि संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग किस तरह से होता है? दो तरह से, मतलब दो तरह के तो साधन होते हैं, एक तो पत्र पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, पत्र पत्रिका में अखबार आता है और पत्रिका आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन और मोबाइल आता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो शब्द जनता को बताए जाते हैं, जनता के सामने दिखाए जाते हैं, उन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है यहाँ पर, ठीक है, एक विशेष अर्थ होता है। जैसे कि समाज के अंदर जो अखबार बंटता है तो उसको अमीर आदमी भी पढ़ता है और गरीब आदमी भी पढ़ता है, ठीक है। तो बुद्धिजीवी, व्यवसायी, किसान, मजदूर आदि के लिए संचार माध्यमों में जो हिंदी के जो शब्द हैं वो समझने बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो शब्द नहीं समझे जाएंगे, ठीक है, तो समाचार भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, इस तरह से संचार माध्यम प्रयुक्त हिंदी जीवन के सभी क्षेत्रों से शब्दावली ग्रहण करते हुए उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास करती है। देखो, समाचार पत्र के अंतर्गत एक न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी सूचनाएं रहती है, तो कई बार न्यूज़पेपर में कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली जाती है, जैसे कि जदयू। जदयू का मतलब क्या है? जनता दल यूनाइटेड। भाजपा का मतलब भारतीय जनता पार्टी। बसपा का मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो कई लोग होते हैं उनको पहले से मतलब पता होता है भाजपा का क्या मतलब, बसपा का क्या मतलब है। अब जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो समाचार पत्रों में कई बार छोटे रूपों में शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अपन जो पत्र पत्रिकाएं, यानी कि जो प्रिंट मीडिया है, अगर आपको पत्र पत्रिकाएं याद नहीं रहती है तो संचार के दो माध्यम होते हैं। एक तो प्रिंट मीडिया, ऐसे लिख देना आप, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंदर अखबार आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएं आ जाएंगी। दूसरा प्रकार क्या रहता है? दूसरा प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर टेलीविजन आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर टेलीविजन आ जाएगा और ये आपका मोबाइल आ जाएगा उसके अंदर, राइट। तो दो तरह की मीडिया होती है और इनके जो शब्द होते हैं, ठीक है, इनके शब्द विशेष होते हैं और इनके शब्दों में मतलब अलग अलग क्षेत्रों के भी शब्द हो सकते हैं। जैसे कि अखबार में खेल के भी शब्द हो सकते हैं, फैशन वर्ल्ड के भी शब्द हो सकते हैं, समाज से रिलेटेड भी शब्द हो सकते हैं, इतिहास से, राजनीति विज्ञान से। तो सारों से बन के मिलता है एक अखबार, ठीक है। तो सभी भाषाओं के, सॉरी, सभी क्षेत्रों के यहाँ पे शब्द मिल जाते हैं। अंत में देखते हैं अपन विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। देखो दोस्तों, आज के टाइम पे जो व्यापारी है वो चाहता है कि मेरा जो आइटम है ज्यादा से ज्यादा बिके, उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ठीक है। तो अपनी हिंदी कैसे रखता है वो, मतलब बहुत ही आकर्षित रखने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखो आप, ये हॉकिंस कंपनी का एक कुकर है। तो इस कुकर को किस तरह से बेचा जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हॉकिंस लाइए और 40% ईंधन बचाइए। यानी कि इस लाइन को कोई भी अगर पढ़ेगा ग्राहक, ठीक है, वो वैसे ही मतलब खुश हो जाएगा कि ईंधन बचे, गैस बचेगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया है ही क्या चीज। तो विज्ञापन के क्षेत्र में जो हिंदी प्रयोग में की जाती है उसमें तुकांत शब्द होते हैं, तुकांत शब्द होते हैं, ठीक है। तुकांत का मतलब क्या होता है? शब्दों को मिलाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हॉकिंस लाइए, हॉकिंस लाइए, इसके नीचे क्या लिखा है? 40% ईंधन बचाइए। लाइए और बचाइए, लाइए और बचाइए, ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये तुकांत शब्द हैं। तो विज्ञापन के क्षेत्र के अंदर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तुकांत शब्द काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। विज्ञापन के तीन रूप होते हैं, एक तो दृश्य, एक सर्वे और एक मुद्रित। दृश्य का मतलब होता है जिसको अपन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि टेलीविजन के अंदर देख रहे हैं अपन, टीवी में, कि किसी चीज का ऐड चल रहा है, जैसे कि पिज्जा का ऐड चल रहा है। सर्वे का मतलब क्या होता है? अपन रेडियो से, ठीक है, एफएम से अपन कोई एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं तो सर्वे कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। मुद्रित विज्ञापन का मतलब होता है कि छपा हुआ, ठीक है, छपा हुआ, यानी कि अखबार के अंदर भी वो छपा हुआ आ सकता है, राइट। तो विज्ञापन को तीन तरह से अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप घर से निकलते हैं रोड की तरफ तो वहां पर बैनर लगे होते हैं, ठीक है, बैनर लगे होते हैं। किसी ने कोचिंग का बैनर लगा रखा है, किसी ने खाने का लगा रखा है, किसी ने कपड़ों का लगा रखा है, किसी ने गहनों का लगा रखा है। तो वहां पर जो हिंदी होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वो यूज करते हैं कि ग्राहक एक बार पढ़ ले, ठीक है, एक बार पढ़ लेगा तो हमारा प्रोडक्ट है वो खरीद लेगा। तो हिंदी है वो बड़ी आकर्षित होनी चाहिए और वो तुकांत स्वरूप में होनी चाहिए, यानी कि लयबद्ध होनी। तो ये जो चाय है वो कैसे बेची जा रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? कम पत्ती में, क्या लिखा हुआ है? कम पत्ती में ज्यादा प्याले, यानी कि खर्चा पानी बचेगा, ठीक है। अगर मेहमान ज्यादा आ जाते हैं घर के अंदर तो चाय पत्ती कम इस्तेमाल करके भी अपन ज्यादा प्याले में चाय बना सकते हैं, ठीक है। लेकर देखो बचत है प्यारे, यानी कि एक बार आप ये जो काला घोड़ा और लाल घोड़ा चाय है इसको इस्तेमाल अजमा के तो देखो, आप बार बार इसको
खरीदोगे फिर, ठीक है, क्यों? क्योंकि कम पत्ती में ज्यादा प्याले चाय के बनते हैं, ठीक है। तो देखो किस तरह की हिंदी लिखी है, बड़ी अट्रैक्टिव है और बहुत तुकांत हिंदी, तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, ज्यादा प्याले, ज्यादा प्याले, नीचे क्या लिखा है, बचत है प्यारे, प्याले और प्यारे, ठीक है, एक जैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हिंदी है, उसका जो शब्द होते हैं वो तुकांत शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी देखो आप, ठीक है, और भी देखो, और चित्र की सहायता लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्ट्रेस है ये, और इस एक्ट्रेस की सहायता से ऐड किया जा रहा है। एक ऐड है, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, ठीक है, यानी कि आयोडेक्स अगर बदन पे लगाते हैं तो दर्द कम होता है, दर्द में राहत मिलती है और काम पे चले जाते हैं। द आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। तो कोई भी अगर बंदा इसको पढ़ेगा तो वो सोचेगा कि दर्द कम हो जाएगा, और फिर जो भी हमें काम है वो फिर हम आगे कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा, आयोडेक्स, वो अपन ले लेते हैं। तो विज्ञापन की क्षेत्र की हिंदी वो एक विशिष्ट प्रकार की हिंदी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखा कि हम हाथ धोएं जरूर, बेटी रहे, सॉरी, बीमारी रहे कोसों दूर, बेटी छुएगी आकाश बस मौके की तलाश, जब घर में हो शिक्षित नारी। तो कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार की शिक्षा नारी। तो यहाँ पर तुकान शब्दों का इस्तेमाल मिला है। घर भर का है दुलारा, हम सबका प्यारा प्यारा, ये सब गाना है, ठीक है। दुलारा और प्यारा तुकान शब्द है। वस्त्र कला की प्रेरणा, ठीक है, मतलब ये एक दुकान का नाम होगा, किसी बिजनेस कंपनी का नाम होगा। तो वो कंपनी वो पश्मीना शाल, शाहतूत शाल और जामावार शाल बेचने का काम करती है। और इसमें क्या लिखा है, जिनमें छलके मुगलों की आन बान, सदियों की शान और प्राकृतिक अद्भुतता। तो देखो ये अपन डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, ये तो सिर्फ विज्ञापन की हिंदी की भाषा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, आगे जो सामान्य हिंदी है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, अंतर लिखा हुआ है। तो सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में क्या अंतर है? सामान्य हिंदी का इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है और इसके कुछ विशिष्ट शब्द नहीं होते हैं, और जो प्रयोजनमूलक हिंदी है उसका विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि व्यापार और वाणिज्य के भीतर अलग प्रकार की हिंदी थी, विज्ञान और तकनीक की भाषा हिंदी अलग थी, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के अंदर अलग हिंदी थी, विज्ञापन के क्षेत्र के अंदर अलग थी, संचार के क्षेत्र में अलग थी, और विधि के क्षेत्र में यानी कि कानून के क्षेत्र में अलग प्रकार के हिंदी के शब्द थे, ठीक है। तो ये आप टाइप याद रखना, आज ही इनको रट लेना, क्योंकि यहाँ से आपको एक सवाल जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।